हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 30वें दिन की शुरुआत। और अगर कोई फर्स्ट टाइम मिरेकल सीरीज से जुड़ रहा है तो वो जानना चाहेगा कि मिरेकल सीरीज आखिर में है क्या। तो मिरेकल सीरीज में हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस खत्म करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। पिछले 30 दिनों के अंदर हमने सेकेंड बुक पूरी निपटा दी है और फर्स्ट बुक के शुरुआत के 2 चैप्टर्स हमने खत्म कर दिए हैं। आज थर्ड चैप्टर का सेकेंड लास्ट वीडियो है। आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस के बारे में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता, तो आपको देखने के बाद में पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हम किरचॉफ्स रूल्स या किरकॉफ्स रूल्स, जिस तरीके से भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे एंड मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की एक बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है इस सीरीज का। तो ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है, इसमें हम थोड़ी सी और भी गहरी प्रॉब्लम के ऊपर हमला कर रहे हैं, और वो है आपका फियर ऑफ फिजिक्स। क्योंकि आपकी फिजिक्स के अंदर जितनी भी समस्या है ना, उसकी जो जड़ है वो ये डर है। और अगर इस डर को मैंने खत्म कर दिया, जो कि मैं 100% खत्म करूंगा इस मिरेकल सीरीज के थ्रू, तो फिर आप बोर्ड्स का एग्जाम भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो, जेई का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो आपको इसको किस एग्जाम के लिए यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है इन 60 दिनों के अंदर आपको फिजिक्स से प्यार करवाना, और वो मैं करवा के रहूंगा। सो इनफ फॉर इंट्रोडक्शन, शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस के बारे में। तो अप्लायंसेस का मतलब क्या होता है इन जनरल? बल्ब। तो बल्ब की जगह हीटर भी हो सकता है, मतलब समथिंग विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। तो नॉर्मली हम बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, बट बल्ब के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकती है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करती हो, बिजली खाती हो, राइट, वैसी। तो हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि ये जितनी भी अप्लायंसेस होती है, इनकी आपको पावर रेटिंग गिवन होती है। मतलब आपको दिया हुआ रहता है कि अगर आप इनको कुछ वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करोगे तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगी। इनका डायरेक्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं दिया जाता, है ना। जैसे आपको ये जो फर्स्ट बल्ब है, इसकी रेटिंग दे रखी है कि ये V वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करने पर P1 पावर कंज्यूम करेगी। अब नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आ रही है ना, वो फिक्स होती है। तो 220 वोल्ट सप्लाई हमारे घरों के अंदर आती है। तो नॉर्मली जितनी भी डिवाइसेस हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं, उनके लिए सबके लिए जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट गिवन होता है, राइट। पावर रेटिंग जो है वो सबकी अलग अलग है। कुछ ज़्यादा बिजली खाती है तो उनकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, कुछ कम बिजली खाने वाली है तो उनकी पावर रेटिंग कम होगी। ठीक है ना। बट इसको हम रीड ऐसे करते हैं, जैसे सेकेंड बल्ब के लिए हम लोग रीड करेंगे कि हमारा जो सेकेंड बल्ब है, अगर उसको हम V वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? P2 पावर कंज्यूम करेगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों को सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया, है ना, और फिर इनको सप्लाई प्रोवाइड करवाई, दैट इज V वोल्ट, जो कि हमारे घरों के अंदर आती है नॉर्मली, राइट। तो सबसे पहले, ठीक है, हमारा सवाल क्या है यहाँ पर कि 2 डिवाइसेस हैं, है ना, दोनों को अलग अलग अगर V वोल्ट पर आप ऑपरेट करते तो पहली वाली डिवाइस P1 पावर कंज्यूम करती, दूसरी वाली P2 पावर कंज्यूम करती। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल पावर जो है वो P1 प्लस P2 होनी चाहिए। बट यहाँ पर आपने एक काम गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे आपने उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया एंड देन आपने उनको सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करवाई है। तो हमने देखा था कि सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को, तो वो वोल्टेज को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। किसी के पास में ज़्यादा वोल्टेज जाता है, किसी के पास में कम वोल्टेज जाता है। तो एग्जैक्ट जो V वोल्टेज हमने अप्लाई किया था वो ना तो इसके पास जाने वाला है, ना ही इसके पास जाने वाला है। यानी कि ना ही ये P1 पावर कंज्यूम करने वाला है, ना ही ये P2 पावर कंज्यूम करने वाला है। एंड दैट मेक्स दिस प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, बट इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जो पहली वाली अप्लायंस है, मतलब R1 हम निकाल लेंगे। तो हमारा R1 कितना आएगा, हमारे पास में फॉर्मूला ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अगर हमें पावर और वोल्टेज गिवन है तो पावर होता है वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर P1। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड अप्लायंस जो होगी वो हो जाएगा वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपका R1 प्लस R2
दैट इज वी स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन 1/P1 प्लस 1/P2। अब आपकी जो इक्विवेलेंट पावर है ना, इक्विवेलेंट पावर का मतलब है कि मान लो दो अप्लायंसेस ना हो कि कोई एक अप्लायंस होती और वो उतनी ही पावर कंज्यूम कर रही होती जितनी ये दोनों मिलके कर रही है, तो उसका नेट पावर कंजम्पशन कितना होता। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, उसके अक्रॉस भी वी वोल्टेज अप्लाई किया होता आपने, राइट। तो उसके लिए आप लिख सकते हो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। और अब हमारे पास में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रखी हुई है, तो पी इक्विवेलेंट हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर टाइम्स 1/P1 प्लस 1/P2। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो थोड़ा सुंदर फॉर्म बन जाएगा। इधर बन जाएगा 1/P इक्विवेलेंट, और इधर ये 1/P1 और प्लस 1/P2 है, ये चला जाएगा ऊपर। या आप यूँ भी लिख सकते हो कि P इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लग चुका है कि दो अप्लायंसेस जिनको किसी वोल्टेज पर ऑपरेट करने पर उनका पावर कंजम्पशन अलग अलग हमें दिया हुआ हो, उनको सीरीज में कनेक्ट करने पर जो नेट पावर कंजम्पशन होगा वो कितना हो जाएगा हमारा P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, है ना। सो दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें दो अप्लायंसेस हैं, एक की पावर रेटिंग दे रखी है P1, V, मतलब इसको V वोल्ट पर ऑपरेट करने पर ये P1 पावर कंज्यूम करेगा, और एक की दे रखी है P2, V, मतलब इसको V वोल्ट पर ऑपरेट करने पर ये P2 पावर कंज्यूम करेगा। और इनको ओवरऑल आपने V वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करवाया है, तो आप ये जानना चाहते हो कि ओवरऑल पावर कंजम्पशन कितना होगा। रास्ता हमारे सामने आपकी बात है ना। तो हम पहले वाले का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी V1 इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1, दूसरे का आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम R इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, या फिर हम 1/R इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। अब R1 R2 की वैल्यू है हमारे पास में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू रखेंगे तो P1 तो चला जाएगा ऊपर, V स्क्वायर नीचे, ऐसे P2 चला जाएगा ऊपर, V स्क्वायर नीचे। और हमारी जो इक्विवेलेंट पावर है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारे V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट के इक्वल। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में रखी हुई है, कितनी है, V स्क्वायर टाइम्स P1 अपॉन V स्क्वायर प्लस P2 अपॉन V स्क्वायर। मैं स्क्वायर को नीचे क्यों लिख रहा हूं, करेक्ट करते हैं इसको, P1 अपॉन V स्क्वायर प्लस P2 अपॉन V स्क्वायर, और V स्क्वायर कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगी आपकी P1 प्लस P2। तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर आपकी जो नेट पावर कंजम्पशन है वो उनकी अलग अलग पावर कंजम्पशंस के सम के इक्वल होती है, ठीक है ना। देखो कुछ खास फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर आप उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दोगे तो सबके अंदर सेम करंट फ्लो होगी। अगर सपोज करो एक भी अप्लायंस खराब हो गई, फ्यूज हो गई, तो फिर आपके करंट का रास्ता हो जाएगा ब्लॉक, बाकी सारी की सारी अप्लायंसेस जो होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जबकि पैरेलल में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। अगर मान लो आपकी एक कोई डिवाइस खराब भी हो जाती है तो अदर ब्रांचेस के अंदर तो करंट पहुंच ही रही है, अदर ब्रांचेस के अंदर जो अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं वो सेम तरीके से ऑपरेट करती रहेगी। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है ना। फिर दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इसका एक और फ़ायदा होता है, आप एक स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है वो सभी डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप सभी डिवाइसेस को एक स्टैंडर्ड वोल्टेज को ध्यान में रख के डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। तो नॉर्मली ये भी कारण बनता है कि हमारे घरों के अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, मतलब पैरेलल कनेक्शन के अंदर कनेक्टेड होती है सारी की सारी डिवाइसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। कोई पूछे कि घरों के अंदर डिवाइसेस किस कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड होती हैं, तो आपको बता देना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने का एक और नुकसान ये होगा
कि अगर आप बहुत सारी डिवाइसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर दोगे तो मैंने आपको बताया था कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा शेयर ऑफ वोल्टेज मिलेगा, है ना। तो आपने सारी की सारी डिवाइसेस को मान लो 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करने के लिए तैयार किया है और आपने उन सबको सीरीज में कनेक्ट करके ओवरऑल 220 वोल्ट आपने अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली किसी को भी 220 नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट उसको ज़्यादा मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो ज़्यादा बिजली खाता है, ठीक है ना। तो फिर बहुत सारे कारण हैं। तो नॉर्मली घरों के अंदर जो कनेक्शंस किए जाते हैं वो कौन से कनेक्शंस होते हैं? पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब इसके ऊपर है ना क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर, और अक्सर बच्चे जो है ना वो चक्कर खा जाते हैं। आपको नहीं खानी, क्योंकि अब आपके सामने सीधे सीधे हथियार जो हैं वो रखे हुए हैं। तो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हमें और भी मजा आएगा कि हाँ यार हमने वाकई कोई बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वॉट एंड 200 वोल्ट, तो हमें पावर रेटिंग दे दी गई है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट सप्लाई, द पावर ड्रॉन बाय देम विल बी। तो मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर जो होती है वो कितनी होती है, हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। यहाँ पे तो तीनों ही बल्ब सेम है, तो 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P दैट इज 3/P। तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी सिंपली P डिवाइडेड बाई 3 डेट इज 60 वॉट डिवाइडेड बाई 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 वॉट। तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 वॉट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सब लोग कर दोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 220 वोल्ट 100 वॉट, है ना, तो पावर रेटिंग हमें दे दी गई है, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट AC सप्लाई। ऑब्वियसली जितने पर हमें रेटिंग दे रखी है उतने पे उसको ऑपरेट किया गया है। द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस रिस्पेक्टिवली विल बी। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये भी। तो पहले अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1/P इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/P प्लस 1/P, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, यानी कि 2/P, यानी कि P इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका P डिवाइडेड बाय 2, पावर कितनी दे रखी है हमें 100 वॉट डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 वॉट, ठीक है ना। तो पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, और पैरेलल में कनेक्ट करने पर क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करने पर जो इक्विवेलेंट पावर होती है वो दोनों पावर्स के सम के इक्वल हो जाती है। दोनों ही पावर P है, तो ये हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ P, मतलब इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ 100 दैट इज 200 वॉट, ठीक है। तो पहले वाले केस में आएगी 50 वॉट और दूसरे वाले केस में आएगी 200 वॉट। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। कर लोगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं ना अब अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया गया, द कंज्यूम्ड पावर इज 10 वॉट, है ना। तो पहले इसी को पकड़ लेते हैं। तो आइडेंटिकल बल्ब है, इसका मतलब तीनों ही की ही पावर सेम है, तो ओवरऑल पावर हो जाएगी आपकी 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P दैट इज 3/P, यानी कि P इक्विवेलेंट हो जानी चाहिए आपकी P डिवाइडेड बाय 3। तो हमें जो ओवरऑल पावर कंजम्पशन है मतलब P इक्विवेलेंट वो कितना दे रखा है, 10 वॉट दे रखा है। तो यहाँ से हमारा P जो होगा मतलब हल बल्ब का जो पावर कंजम्पशन होगा वो हमें मिल जाएगा, दैट विल बी और 30 वॉट। इफ दे आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर हमारी जो पावर कंजम्पशन होती है वो हो जाएगी P प्लस P दैट इज 3 टाइम्स P दैट इज 3 टाइम्स 30 वॉट दैट इज 90 वॉट। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, बाकी इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। भाई एक हिंट तो आप इससे भी पकड़ सकते हो ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर
पावर्स जो है वो ऐड होती है, तो ऑब्वियसली आपका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली आपका आंसर 10 डिवाइडेड बाय 3 तो आ नहीं सकता था, है ना। ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। खैर, तो अब पावर को लेके और अप्लायंसेस के कनेक्शन को लेके आपके दिमाग के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखो बच्चों, पावर के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने पिछले वाले क्लास के अंदर भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको पावर के बारे में नॉलेज दी जाएगी किसी पर्टिकुलर डिवाइस की या किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की, और उसके बेसिस पर आपको पूरे के पूरे सर्किट के अदर पैरामीटर्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। सो वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट थे और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट था और ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से सीखना है इसको, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, अभी तक हमने रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज एंड पैरेलल। हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज एंड पैरेलल। हमने अप्लायंसेस का कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज एंड पैरेलल। बट जो नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उसके अंदर अक्सर जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो ना तो ओवरऑल सीरीज के अंदर, ना ही ओवरऑल पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होते हैं, ना ही उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा हमने पिछली क्लास के अंदर किया था। तो अब ऐसे केस में सर्किट एनालिसिस कैसे किया जाए, तो और भी बहुत सारे मेथड हैं। आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाओगे और फिजिक्स परस्यू करोगे, खासकर जो इंजीनियरिंग के अंदर जाने वाले हैं, तो वो लोग तो पढ़ेंगे उन मेथड्स के बारे में। बट जो 12th क्लास के लेवल पर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये किया जाता है कि हम कम से कम 2 रूल्स के बारे में और जानें, एंड दीज रूल्स आर कॉल्ड किरचॉफ्स रूल्स या फिर किरचॉफ्स रूल्स, ठीक है ना। दोनों ही तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने इन दोनों रूल्स को डिराइव किया था, है ना। ये दोनों रूल्स जो हैं वो बेसिक फंडामेंटल लॉज के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन से लॉज के ऊपर बेस्ड है वो अपन अभी थोड़ी सी देर में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले रूल के बारे में बात करते हैं, जिसको कहा जाता है जंक्शन रूल, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड KCL, है ना। इट इज अबाउट करंट्स, राइट। सो बहुत सिंपल है और बहुत ऑब्वियस भी है। मतलब मैं अगर आपको नहीं बताता ना तो भी आप इस रूल को फॉलो कर दें। क्या है कि एट एनी जंक्शन, कोई भी जंक्शन बन रहा होगा आपका, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारा जंक्शन बन रहा है। जंक्शन का मतलब है यहाँ पर बहुत सारी करंट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो रही है ना। सो एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, भाई कुछ कुछ रास्ते ऐसे होंगे जहां से करंट उस जंक्शन पर आ रही होंगी, है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। और कुछ कुछ रास्ते ऐसे होंगे जहां से जंक्शन को छोड़ के करंट जा रही होगी। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा ऑब्वियस सा रूल है कि जो इनकमिंग करंट्स हैं उनका सम और जो आउटगोइंग करंट्स हैं उनका सम आपस में इक्वल होना चाहिए। और क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो नेट चार्ज होता है ना वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है ड्यूरिंग द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, है ना। स्टेडी फ्लो ऑफ करंट में आपका चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, बहता रहता है। तो आपका नेट चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। सो दिस लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विच इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, राइट। तो ये भी हमें पता पड़ गया। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे सपोज करो ये हमारा जंक्शन है, तो यहाँ पर कौन कौन सी करंट रही है? तो एक तो I1 आ रही है और एक I3 आ रही है। तो I1 और I3 का जो सम होगा, जाने वाली करंट कौन कौन सी इसको छोड़ के, तो I2 छोड़ के जा रही है, I4 छोड़ के जा रही है, I5 छोड़ के जा rही है। तो इन दोनों का सम I2 प्लस I4 प्लस I5, आने वाली करंट्स का सम जाने वाली करंट्स के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जंक्शन लॉ। तो इसका हम यूज कब करेंगे? जब हमें सर्किट के अंदर करंट्स शो करनी होगी इन वेरियस ब्रांचेस। तो अपन जब भी कोई ब्रांच को फॉलो कर रहे होंगे और उस ब्रांच में हमें कोई जंक्शन दिखाई देगा, मतलब वो ब्रांच सेपरेट हो रही होगी 2 अलग अलग या 3 अलग अलग या 4 अलग अलग ब्रांचेस में, तो वहां पर हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे। वहां पर हम ये ध्यान रखेंगे कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट्स का सम जो है वो आपस में इक्वल रहे। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ, राइट। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। Now this one is important. This is your second law. It is called loop rule or KVL. It is about voltage, right? So सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक क्लोज्ड लूप लेना है। क्लोज्ड लूप का मतलब है
कि सर्किट के किसी पॉइंट से आपको शुरू करनी है अपनी जर्नी और वापस से सर्किट की वेरियस ब्रांचेस के थ्रू होते हुए आपको वापस से उसी पॉइंट के ऊपर लौटना है। तो जब आप चलोगे अपनी जर्नी के दौरान तो आपके सामने सर्किट के अंदर दो ही चीजें आएंगी, या तो रेजिस्टेंसेज आएंगे या फिर बैटरीज आएंगे। अभी तक तो हमने रेजिस्टेंस और बैटरीज के बारे में पढ़ा है ना। तो ये लॉ क्या कहता है, दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस और यू कैन से पोटेंशियल ड्रॉप्स अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इज जीरो। बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ है, ठीक है ना। तो आपने क्लोज लूप चलना है, आपके सामने रेजिस्टेंस आएगा या फिर बैटरी आएगी, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा पोटेंशियल ड्रॉप और बैटरी के अक्रॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। तो ये आपके कब काम आएगा लॉ, जब आपको इक्वेशंस बनानी होगी। तो सबसे पहले आप केसीएल अप्लाई करते हो, सारी की सारी ब्रांचेस के अंदर करंट शो कर देते हो, और फिर आप केवीएल अप्लाई करते हो और नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करते हो। खासकर आपको उतनी इक्वेशंस बनानी होती है जितनी आपने अननोन करंट्स इमेजिन करी है इन योर सर्किट। मान लो आपने सर्किट एनालाइज करते समय दो ही करंट्स इमेजिन करी, दो करंट से आपका काम चल गया, तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब कोई से भी दो लूप चूज करने पड़ेंगे। तीन करंट आपने यूज करी है तो तीन लूप आपको चूज करने पड़ेंगे, और आप फॉर दैट मैटर कोई सा भी क्लोज लूप जो है वो चूज कर सकते हो। तो अभी अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको इसको और अच्छे से सीखना है ना। अब देखो, जब हमारे सामने रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस में भी दो केसेस होंगे। कौन कौन से केसेस होंगे, कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं अपनी जर्नी के दौरान, हमारे सामने आया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट भी हमारी ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। यूं कह लो कि जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हुए रेजिस्टेंस को पार करते हैं तो जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, मतलब VB माइनस VA, ऑब्वियसली करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फॉलो होती है, मतलब B पर पोटेंशियल कम है, A पर ज़्यादा है, यानी कि ऑब्वियसली इनका डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए इसको लिखा जाता है नेगेटिव IR। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हुए रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हो तो इक्वेशन बनाते समय उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना लिखोगे आप, नेगेटिव IR, मतलब नेगेटिव ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर टाइम्स दैट रेजिस्टर, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो आप A से B पर जा रहे हो और आपको करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस बार B का पोटेंशियल ज्यादा है, A का कम है, यानी कि VB माइनस VA इस बार पॉजिटिव है, तो उसको आप लिखोगे पॉजिटिव IR, है ना। तो आपको नोटिस करना है कि आपने जो करंट ड्रॉ करी है वो आपके लूप को ट्रेस करने की डायरेक्शन के अलोंग है या उसके अपोजिट है। अगर अलोंग है तो नेगेटिव IR, अपोजिट है तो पॉजिटिव IR। बहुत सिंपल है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अच्छा, सेल के लिए भी सिंपल सा रूल है। सेल के लिए जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो EMF होगा वो नेगेटिव लिखा जाएगा, और अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव EMF के इक्वल लिखा जाएगा। तो अब आपकी सर्किट के अंदर दुनिया जहान के सेल्स आ जाए। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, बट उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें हमने जो फॉर्मूलाज यूज करे थे ना वो कोई ज्यादा काम नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उससे ज्यादा पावरफुल लॉज आ चुके हैं। अगर हमें KVL और KCL अप्लाई करना आता है तो हमें ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है कि सेल्स सीरीज के अंदर है, पैरेलल के अंदर है। हम सिंपल हमारे KVL और KCL की मदद से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अब आप सवाल पूछोगे कि सर ये लॉ काम क्यों करता है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बेसिकली आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल, अब जिसने अच्छे से मिरेकल सीरीज फॉलो करी उसको पता होगा, इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप जहां से चल रहे हो वहीं पे लौट के वापस से आ रहे हो, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है क्लोज्ड लूप के अलोंग, तो ऑब्वियसली आपका जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। सो दिस लॉ इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये हमारे दो लॉज हो गए। अब इनके ऊपर हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं KVL की इक्वेशन बना के बताता हूं आपको, ठीक है ना। चलो, तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, हमें मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा सर्किट है, उसका कुछ पार्ट दे दिया गया है ना। तो
तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे कितनी सारी बैटरीज है, 1 2 3 4 5 तो बैटरीज लगा रखी है और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस भी है ना। तो हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के चक्रों में नहीं पड़ेंगे सेल के, हम तो डायरेक्ट KVL KCL अप्लाई करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले तो करंट शो करेंगे। तो मान लो हमें लगा कि यार ये जो 8 वोल्ट वाला जो बैटरी है ये सबसे बड़ी बैटरी है, तो करंट हमारा यहाँ से निकल रहा होगा। तो हमारा करंट हमने यहाँ से निकलता हुआ मान लिया। अब हमें इस करंट को फॉलो करना है, तो इसके अक्रॉस भी सेम करंट फ्लो होगा, यहाँ पर भी सेम करंट आएगा। देखो जब तक कोई जंक्शन नहीं आता तब तक हमें करंट को डिवाइड नहीं करना, है ना। तो हमें यहाँ पर कोई भी जंक्शन नहीं मिल रहा, करंट जो है वो सेम फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है ना। और अल्टीमेटली आप कहाँ तक आगे, आपकी उस पॉइंट तक आगे जहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी। तो मान लो आपने अपनी जर्नी पॉइंट A से शुरू करी थी, फिर आप पॉइंट B पर चले गए, है ना, फिर आप पॉइंट C पर चले गए, फिर आप पॉइंट D पर चले गए, फिर यहाँ पर आ गए पॉइंट E पर, फिर पॉइंट F, पॉइंट G, H, J, K और L। तो आपने अपना रास्ता तय कर लिया। कौन सा रास्ता तय कर लिया कि यार हमें चलना है, हम पहले A से जाएंगे B पर, B से C पर, C से D, D से E, E से F, F से G, G से H, I मैंने लिया नहीं, ठीक है ना। J से जाएंगे हम लोग कहाँ पर, K, और K से जाएंगे L, और L से अल्टीमेटली वापस से कहाँ पर आ जाएंगे, A पर। तो मैंने तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। आपको नॉर्मली इतने सारे सेल और इतने सारे रेजिस्टेंसेस नहीं मिलेंगे ना, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस के लिए ठीक है ना। चलो चलते हैं। तो जब हम A से B पर जाएंगे, ठीक है, तो हम जा रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट B पर, तो हम और करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखा जाएगा -2 टाइम्स I, है ना। फिर हम 5 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं B से C पर जाते हुए, और नोटिस करो हम पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे -5। फिर हम और करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो -3I। फिर हम 6 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली -6। फिर -4I, -2I। फिर अगेन हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -4 वोल्ट, फिर -1 टाइम्स I, एंड अब की बार हम बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका +2, फिर -3I, एंड अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हैं, तो +8 = 0। तो इस तरीके की हमारी इक्वेशन बनेगी। अभी तो हमारी इक्वेशन में एक ही करंट है, तो सॉल्व हो जाएगी एक ही इक्वेशन। अगर मान लो मल्टीपल करंट्स होती तो फिर हमें मल्टीपल इक्वेशंस बनानी पड़ती, मल्टीपल लूप्स के अलोंग हमें KVL अप्लाई करना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे ऐड कर लो, ये -2I, ये -3I, -5I हो जाएगा। फिर -4I ऐड करोगे तो -9I हो जाएगा। फिर -11I हो जाएगा, -12I हो जाएगा, है ना, एंड -15I हो जाएगा। तो -15I, इनको ऐड करो, -5, -6 कितना बचा, -11, -11 एंड -4, -15, है ना। फिर +2 यानी कि -13 एंड +8, तो -13 + 8 करोगे तो आपका बचेगा -5 = 0। तो I की वैल्यू आ जाएगी -5/15 यानी कि -1/3 एम्पियर। अब करंट जो हमने सॉल्व करी है उसका नेगेटिव आना किस बात को शो कर रहा है, उसका नेगेटिव आना इस बात को शो कर रहा है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन मानी है, करंट असल में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। तो ऐसे घबराना नहीं है हमें बल्कि बेटर चीज़ पता पड़ गई। तो ध्यान दो, आप करंट की डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो, है ना, बट लॉज आपको ढंग से फॉलो करने हैं, मतलब जंक्शन लॉ और KVL को आपको ढंग से फॉलो करना है। आपका जो भी आंसर आएगा वो आपको बहुत ही बेटर इंफॉर्मेशन दे देगा सर्किट के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में। तो हम KVL और KCL को अक्सर तब अप्लाई करते हैं जब हमें सर्किट, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है उसको एनालाइज करना होता है ना, तब जाके हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है,
है ना। इसमें पूछा गया है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0, द पोटेंशियल एट बी इज। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, दो बैटरीज दे रखी है, रेजिस्टेंसेस जो कनेक्टेड है उनका भी पता नहीं चल रहा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार तो सोचोगे कि यार हम लोग यहाँ पर KVL KCL अप्लाई करें, है ना, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें गिवन नहीं है। जैसे हमें R1 की वैल्यू नहीं दे रखी तो हमें ये गिवन नहीं है, हमें R2 की वैल्यू गिवन नहीं है ना, हमें इसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है वो भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अपन सर्किट को कुछ बेसिक लॉस के बेसिस पे देखेंगे। तो यहाँ पे अपन है ना सबसे पहले जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं। तो जंक्शन लॉ अपन अप्लाई करेंगे तो देखो ये वाला जो जंक्शन है ना C, इस पे नोटिस करो, इस पर इधर से करंट आ रही है 1 एम्पियर और इधर करंट जा रही है 2 एम्पियर, यानी कि पक्का इधर से जो करंट आनी चाहिए थी वो भी कितनी आनी चाहिए थी, 1 एम्पियर आनी चाहिए थी। कितनी आनी चाहिए थी, 1 एम्पियर आनी चाहिए थी, है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये मदद हो गई यहाँ पर, क्योंकि हमें KCL पता है तो हमने पता लगा लिया कि हमारी जो DC ब्रांच है उसमें कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए। अब आप KVL भी लगा सकते हो, है ना, क्लोज लूप लेके, है ना। और आप क्या कर सकते हो, और क्लोज लूप आप कौन सा लोगे, C से D पर जाना, D से B पर जाना, B से वापस से C पर आना, तो उसके अक्रॉस आप KVL भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट उससे भी बेटर तो ये है कि आपको एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटर ये है कि आप पोटेंशियल डिफरेंसेस को लिखो, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो कि पॉइंट A जो है वो बैटरी के हायर टर्मिनल से कनेक्टेड है और पॉइंट C जो है वो बैटरी के लोअर टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि पक्का VA माइनस VC जो होगा वो पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट। अब VA आपको कितना दे रखा है, 0, तो पक्का VC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि A का C के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंशियल पर होना जरूरी है। तो अगर आप A को 0 मान लोगे तो फिर C अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उससे कम रखने के लिए तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा। फिर इसको देखो, ये D है और ये C है, करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है, D से C की तरफ, तो ऑब्वियसली D का पोटेंशियल ज्यादा होगा और C का पोटेंशियल कम होगा, और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर। अब आपको VC ऑलरेडी पता है कितना है, VC आपको ऑलरेडी पता है -1, तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर भेजोगे तो VD की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 दैट इज 1 वोल्ट। तो इस तरीके से हमें D की वैल्यू पता पड़ गई कि D पर पोटेंशियल कितना होगा, है ना। फिर अगर अपन पकड़ लेते हैं B और D को, तो अब हम देख रहे हैं कि यार D जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और B जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है, यानी कि VD ज़्यादा होगा, VB कम होगा और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 वोल्ट के इक्वल। तो VD की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट माइनस VB इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो VB की वैल्यू आ जाएगी, VB को एक तरफ ले जाओ, -2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 वोल्ट। तो अगर इसका पोटेंशियल 0 मानते हो तो आपको इसका पोटेंशियल कितना मिलेगा, -1 वोल्ट मिलेगा। इसका पोटेंशियल कितना मिलेगा, +1 वोल्ट मिलेगा। इसका पोटेंशियल कितना मिलेगा, -1 वोल्ट मिलेगा। ये देखो, ये प्रॉपर अपना KVL KCL का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन KCL अप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले करंट्स ड्रॉ करेंगे। तो हम मान लेंगे कि इधर से I करंट आ रहा है ना, और यहाँ पर दो हिस्से हो गए, इधर चला गया I1 और इधर चला गया I माइनस I1। तो आप देख सकते हो हमने करंट्स को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, ठीक है ना। फिर ये जो I माइनस I1 है इसके फर्दर दो हिस्से हो गए, इधर चला गया I2 तो इधर चला जाएगा आपका I1 माइनस I2। अब देखो यहां से आ रहा है आपका I माइनस I1 और इधर से आ रहा है आपका I2 और दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इधर जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा आपका I माइनस I1 प्लस I2। और जब B से C की तरफ आ रहा है I1 माइनस I2 और इस वाले पॉइंट से C की तरफ आ रहा है I माइनस I1 प्लस I2, तो अल्टीमेटली दोनों को ऐड करोगे तो वापस से यहां पर आपको कितना करंट मिलेगा, I मिलेगा। इसका मतलब हमने करंट्स को बहुत सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई,
है ना। तो ये तो हमने लगा दिया KCL, है ना। तो सबसे पहले हमें KCL लगाना होता है। अब यहाँ पे देखो आपके अननोन वेरिएबल कितने हैं, तो आपके अननोन वेरिएबल जो हैं वो कितने हैं, कितने वेरिएबल का सहारा लेना पड़ा आपको, तो आपको लेना पड़ा I का, आपको लेना पड़ा I1 का, और आपको लेना पड़ा I2 का। तो 3 अननोन वेरिएबल है, इसका मतलब आपको 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तब जाके आपका काम चल पाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, 3 लूप ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन कौन सा वाला लूप लेते हैं, इसका नाम हम D रख देते हैं ना। तो हम जाएंगे, पहला लूप ले रहे हैं अपन, हम जाएंगे A से B पर, B से D पर, और D से वापस से आ जाएंगे A पर। तो पहला क्लोज लूप हो गया। तो देखो जब हम A से B पर जा रहे हैं तो हम और करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -10 टाइम्स I1। फिर जब हम B से D पर आ रहे हैं तो भी हम और करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5 टाइम्स I2। जबकि जब हम D से A पर जा रहे हैं तो करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा +5 टाइम्स I माइनस I1 एंड देन इट विल इक्वल्स टू 0, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी, इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखेंगे तो ये लिखी जा सकती है -10 I1 -5 I2 +5 I एंड -5 I1 इज इक्वल्स टू 0। देखो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 I1 माइनस का I2 प्लस का I एंड माइनस का I1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 2 I1 एंड माइनस का I1 ऐड हो जाएगा, तो ये बचेगा I -3 I1, है ना, एंड माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, है ना। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। फिर दूसरा लूप लेते हैं, तो दूसरा लूप लेते हैं हम जाएंगे B से C की तरफ, C से जाएंगे हम D की तरफ, और D से अगेन आ जाएंगे कहां पर, B पर। तो ये भी हमारा क्लोज लूप हो गया। जब हम B से C जा रहे हैं तो हम और करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5 टाइम्स I1 माइनस I2, है ना। फिर जब हम C से D जा रहे हैं तो हम और करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे +10 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I2। एंड जब हम D से B पर जा रहे हैं तो अगेन हम और करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे +5 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 0, है ना। अगेन 5 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा -I1 माइनस माइनस प्लस I2, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ I माइनस ट्वाइस ऑफ I1 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ I2। मैं 5 को ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुका हूँ, एंड प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन बनेगी, देखो यहाँ पर 2I है और तो कोई नहीं है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ I। फिर I1 को कलेक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव I1 है, इधर से नेगेटिव 2I1 है, तो ये हो जाएगा -3I1, है ना। और यहां से हमें मिल रहा है I2, यहां से मिल रहा है ट्वाइस ऑफ I2, और यहां से मिल रहा है I2, तो ओवरऑल हो जाएगा ये 4 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी और सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। हमें 3 इक्वेशंस चाहिए, तो तीसरी इक्वेशन भी बनाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम चलेंगे हमारे कौन से वाले लूप के ऊपर, अब की बार हम जाएंगे A से B पर, है ना, B से जाएंगे हम C पर, C से जाएंगे D पर, और D से आ जाएंगे वापस से A पर, है ना। इतना सा काम करना है हमें। चलो A से B पर चलेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो -10 टाइम्स I1, है ना। या फिर एक काम करो, थोड़ा आसान लूप लेना चाहते हो जिसमें ज़्यादा करंट्स ना हो, तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले रास्ते से चलते हैं, है ना। हम चलते हैं बाहर वाले रास्ते से चलेंगे, तो हम चलेंगे A से B पर, B से हम चले जाएंगे C पर, C से हम चले जाएंगे बैटरी, है ना, और बैटरी के थ्रू होते हुए हम आ जाएंगे वापस से कहाँ पर, A पर। तो ये भी तो हमारा क्लोज लूप हो गया, ये भी तो सर्किट का पार्ट है। तो जब हम A से B पर जाएंगे
तो हम और करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे -10 टाइम्स I1। जब हम B से C पर आएंगे तो हम और करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो -5 टाइम्स I1 माइनस I2। फिर बैटरी को हम क्रॉस कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो +10, एंड फिर 10 ओम के अक्रॉस हम और करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे -10 टाइम्स I, है ना, इज इक्वल टू 0। अगेन 5 से थ्रू आउट कैंसिल आउट कर देंगे, ये बचेगा माइनस का 2I1, है ना, माइनस का I1 माइनस माइनस प्लस का I2, एंड ये हो जाएगा आपका 10 कैंसिल आउट हो गए 2, एंड माइनस का 10I कैंसिल आउट हो गए माइनस का 2I इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आप इसको लिख सकते हो, सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ I, माइनस का ट्वाइस ऑफ I1 और माइनस का I1 ऐड होके माइनस का 3I1 होंगे, तो उधर जाके ठीक है पॉजिटिव 3I1 हो जाएगा, I2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और एक तरफ रह जाएगा केवल और केवल 2। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी। तो जो लोग देख रहे हो ना साथ के साथ, वो खुद से करना है कैलकुलेशन, केवल देखना मत, ताकि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आपको पकड़ में आ जाए। तो ये 3 इक्वेशंस हो गई, अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। बाय द वे आपको ये तो पढ़ ही गया होगा पता कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। केवल और केवल ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इसलिए करनी है ताकि आप KVL KCL को ढंग से अप्लाई कर सको, है ना, थोड़ा आपके अंदर बोलते ना पेशेंस डेवलप हो सके। इतना लंबा सवाल नहीं पूछा जाएगा, हाँ जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन 2 है ना, उसमें से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो हमारा एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा, तो 2I में से I को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, I बचेगा, माइनस का 3I1 माइनस का 3I1, 1 में भी है 2 में भी है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस के 4I2 में से, प्लस के 4I2 में से माइनस के I2 को जब माइनस करोगे तो दोनों ओवरऑल ऐड हो जाएंगे, और ये बच जाएगा आपका प्लस का 5I2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो रिड्यूस हो गई, एक वेरिएबल खत्म हो गया। फिर आप क्या करो, आप अगेन सिमिलर ट्रिक अपनाओ। कैसे अपनाओगे सिमिलर ट्रिक, आप क्या करो, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को ऐड कर दो। देखो इससे भी क्या फायदा होगा, तो जब आप ऐड करोगे तो ये 2I है और ये I है, ऐड होके कितना हो जाएगा आपका 3I हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव 3I1 है, ये नेगेटिव 3I1 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये नेगेटिव I2 है, ये भी नेगेटिव I2 है, ऐड होके आपस में हो जाएंगे माइनस का ट्वाइस ऑफ I2, और इधर 2 है उधर 0 है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। अब आप चाहो तो यहां से आप निकाल सकते हो कि I इज नथिंग बट -5 टाइम्स I2, I इज नथिंग बट -5 टाइम्स I2। तो रखो यहां पर, तो जैसे ही रखोगे तो आप लिखोगे 3 टाइम्स -5 टाइम्स I2 माइनस ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 15I2, है ना, माइनस का 2I2 इज इक्वल टू 2, माइनस का 17I2 इज इक्वल टू 2। सो दैट इज I2 इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 17। तो नेगेटिव साइन आने से घबराना मत। नेगेटिव साइन आने का मतलब केवल और केवल इतना सा है कि हमने करंट को B से D की तरफ जाते हुए एज्यूम किया था, बट हमारा आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हमारी करंट असल में D से B की तरफ फ्लो हो रही है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। और जैसे ही हमें I2 पता पड़ गया तो हमारा I कितना हो जाएगा, -5 टाइम्स I2, यानी कि -5 टाइम्स माइनस का 2/17, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 10 डिवाइडेड बाय 17 एम्पियर। ये हमारी टोटल करंट हो जाएगी, है ना, जो कि ओवरऑल बैटरी से निकल रही है। सब कुछ निकाल लेंगे अब अपन, और जैसे हमारे पास में I आ गया, जैसे हमारे पास में I2 आ गया, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करो अब की बार, तो I की जगह तो आप लिखोगे 10 डिवाइडेड बाय 17 एम्पियर -3I1 आपको फाइंड आउट करना है, और I2 की जगह लिखोगे -2 डिवाइडेड बाय
17 एम्पियर इज इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 3 टाइम्स I1, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 3 टाइम्स I1। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 डिवाइडेड बाय 17 एम्पियर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके पास में I आ गया, मतलब ओवरऑल कितनी करंट फ्लो हो रही है। आपके पास में I1 आ गया, मतलब ब्रांच AB के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। आपके पास में I2 आ गया, मतलब ब्रांच BD के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। अब कोई पूछे ब्रांच AD के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, तो बता देना I माइनस I1। आपके पास में I भी है, I1 भी है। कोई पूछे बताओ BC के अंदर कितनी फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2 कर देना। कोई पूछे बताओ DC के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो I माइनस I2 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो अब बाकी सारी चीजें तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो ना। तो आप हर ब्रांच के अंदर करंट शो कर सकते हो यूजिंग दिस एग्जाम्पल। आपको क्लियरली पावर फील हो गई होगी KVL एंड KCL की। बट अगेन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल नेवर बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वहां पर इतना लंबा क्वेश्चन आपको नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली बोर्ड्स के बच्चों को इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है ना। हमारा पिछला वाला जो लेक्चर था वो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट KCL एंड KVL। अब ये वाला जो सर्किट है ना, ठीक है, जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेज है, बीच में BD ब्रांच के अंदर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन ऐसी एग्जिस्ट करती है एंड ऑब्वियसली हम KVL KCL के थ्रू पता लगा सकते हैं, जिसमें आप बाहर कितनी भी बैटरी लगाओ, आपकी जो सेंट्रल ब्रांच है उसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं होती। उसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। सर्किट मेड ऑफ 5 रेजिस्टेंसेज according to given figure is called a wheat stone bridge, and there is a special condition for which there is no current in your central branch, and that is called balanced wheat stone bridge. And balanced wheat stone bridge जो है उसकी एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो फटाफट से अपन देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या हुआ। तो मैंने बताया था सिमिलर सर्किट है, यही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रेजिस्टेंस है। अब 5वें की जगह हमने बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ताकि हमें केवल और केवल ये चेक करना है कि बीच वाली ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, और किधर से किधर की तरफ हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है ना, हमें इतना सा फ्लो करना है, तो इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो अब हम इसको ब्रेक करेंगे कि यार जो बीच वाली ब्रांच है उसमें करंट कब फ्लो नहीं होगा। तो एक रूल तो हमने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है कि किसी भी ब्रांच के अंदर करंट तब फ्लो नहीं होता जब उसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अगर B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो फिर हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में चला जाएगा। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें पता होनी चाहिए। अब अगर VB इज इक्वल टू VD है तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन की दोनों ही साइड्स को VA से माइनस कर देंगे। तो हमने VA से VB को माइनस कर दिया और VA से VD को माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि VB और VD दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली हमारा डिफरेंस भी सेम रहेगा। अब VA माइनस VB क्या है? VA माइनस VB का मतलब है इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसके अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, इसका मतलब I2 R2। और VA माइनस VD का मतलब क्या है? इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब इसके अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब I1 टाइम्स R1। क्योंकि VB और VD आपस में इक्वल है, तो अब की बार आप दोनों में से VC को माइनस कर सकते हो। आपने VB में से भी VC को माइनस कर दिया, आपने VD में से भी VC को माइनस कर दिया। क्योंकि VB और VD दोनों सेम है, तो दो सेम नंबर्स में से सेम नंबर को माइनस करोगे तो डिफरेंस भी क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा। नाउ व्हाट इज VB माइनस VC? VB minus VC is potential drop across this resistance, that means I4 है ना। and what is VD minus VC? It is potential drop across this resistance and it is nothing but I3 R3, right? now अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप आपस में डिवाइड करते हो तो आप देखोगे कि यार हमारे यहाँ पे तो 4 करंट है, 4 रेजिस्टेंस से कोई मीनिंगफुल इक्वेशन नहीं मिल रही। बट क्योंकि आपकी सेंट्रल ब्रांच यहां पर जो करंट जा रही है वो 0 है, इसका मतलब जितनी करंट यहां से आ रही थी जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी करंट इधर की तरफ जा रही है, मतलब I2 और I4 आपस में सेम है। सिमिलरली I1
और I3 आपस में सेम है क्योंकि सेंट्रल ब्रांच में तो कोई करंट जा नहीं रही, तब तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज होगा कि हाँ यार चीज़ें आसान हो रही है। गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट 0 है, इसका मतलब I2 पक्का I4 के इक्वल होनी चाहिए, I3 पक्का I1 के इक्वल होनी चाहिए। और अब जब आप डिवाइड करोगे, क्योंकि I2 और I4 आपस में इक्वल है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा R2 डिवाइडेड बाय R4। और जब इधर डिवाइड करोगे तो I1 और I3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा R1 डिवाइडेड बाय R3। इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो बचेगा R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। खुद करके देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन आ गई फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस में होना केवल और केवल इस बात पे निर्भर करता है कि आपके जो 4 रेजिस्टेंसेस है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, इनका आपस में रेशियो जो है वो कैसा है। अगर इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा तो आपकी सेंट्रल ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब इसका आप फायदा उठा सकते हो। आप क्या करो, सेंट्रल ब्रांच के अंदर आपने गैल्वेनोमीटर लगाई दिया है ना, इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, इधर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दो, और इधर एक वायर आपको दे दिया जाएगा जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता। अब जिसका रेजिस्टेंस नहीं पता ना, उसका रेजिस्टेंस आप पता कर सकते हो। कैसे? यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स से आप बारी बारी से रेजिस्टेंस निकालो और हर बार कुछ रेजिस्टेंस निकालने के बाद में चेक करो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। फिर आपको एक यूनिक वैल्यू ऑफ R3 ऐसी मिलेगी जिसके लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में चला गया। इसका मतलब इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल हो गया। क्योंकि आपको ये तीनों चीजें तो पता है तो आप ऑब्वियसली जो चौथी अननोन चीज है उसको पता कर सकते हो। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल डिवाइस टू नो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर। आपको कोई भी टुकड़ा तोड़ के वायर का मैं दे दूं और आपके पास में मीटर ब्रिज हो या आपके पास में कुछ रेजिस्टेंसेस हो जिससे आप व्हीट स्टोन ब्रिज बना सकते हो, गैल्वेनोमीटर हो जिससे आप चेक कर सकते हो कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है, तो आप आसानी से उस गिवन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। एंड दिस पर्टिकुलर डिवाइस, दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट डिवाइस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज पे जाएं उससे पहले आपको मैं कुछ और चीजें बता देता हूं। जैसे हमने जो ये डायग्राम बनाया ना व्हीट स्टोन ब्रिज का, ये और भी शक्लों में मिलता है और ये मैंने आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी बताया था ना, वहां पे भी काम आया था हमारे कॉन्सेप्ट। तो ये भी आपका व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। देखो इसमें भी 2 रेजिस्टेंसेज है, ये 2 रेजिस्टेंसेज है और ये बीच वाली ब्रांच है। तो थोड़ा ट्विस्ट करके बना दिया मैंने सर्किट को, है ना। ये भी आपका व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। इसमें अगर आप यहां से उठाओगे इसको और उठा के इधर ले जाओगे तो आपका सर्किट जो है वैसा का वैसा ही बन जाएगा जैसा व्हीट स्टोन ब्रिज बना करता था। ठीक है, ये देखो उठा के इधर ले जाओगे तो ये और ये 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ये और ये 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, बीच वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, बन गया ना व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये दोनों शक्लें जो हैं वो व्हीट स्टोन ब्रिज की है। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है देख के घबरा जाते हैं कि यार अब पता नहीं इसमें क्या करना होगा, जबकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। एक और कंडीशन ध्यान रख लो कि अगर मान लो आपको ये भी R दिया जाए, ये भी R दिया जाए, ये भी मान लो R दे दिया जाए, ये भी R दे दिया जाए, ये भी R दे दिया जाए, तो बैलेंस्ड कंडीशन हो गई क्योंकि रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो है वो सेम है। इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो। और जब गायब करोगे तो केवल और केवल ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। तो आपका ऊपर वाली ब्रांच का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 2R, नीचे वाली का आएगा 2R और दोनों फिर पैरेलल में होंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस केस में आपका R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली R के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट हमने कैपेसिटर के लिए किया था। तो जिन्होंने मिरेकल सीरीज को फॉलो किया है उनको मजा आ रहा होगा, तालियां बजा रहे होंगे कि हाँ यार हमें कितना बेटर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम मिरेकल सीरीज को शुरू से दिल से फॉलो कर रहे हैं। अब चीजें कनेक्ट होती हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मीटर ब्रिज, है ना। तो मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, सबने देखा हुआ होगा वैसे बाय द वे अपनी स्कूल की लैब के अंदर, उस पर एक ऐसा मीटर स्केल बना हुआ रहता है ना। और उस मीटर स्केल के ऊपर एक वायर आपका कनेक्टेड होता है। ये वायर जो है नॉर्मली मैग्नीन का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है। इसका मतलब इसके ऊपर
टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है बहुत कम होती है, मतलब टेम्परेचर आप हल्का फुल्का चेंज भी कर दोगे तो इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला वायर होता है। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं होगा वायर का तो मीटर ब्रिज आपका मेल फंक्शन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये जो वायर है ना, कॉपर स्ट्रिप्स आप यूज करते हो। वाई डू यू यूज कॉपर स्ट्रिप्स? बिकॉज स्ट्रिप्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, दे प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस। तो जॉइंट्स की वजह से रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल इंट्रोड्यूस हो, इसलिए हम कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिप और इस वाली स्ट्रिप के बीच में एक गैप होता है जिसमें आप नॉर्मली रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हो, जिसमें से आप एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हो। फिर एक और गैप होता है, उसमें आप नॉर्मली अननोन जो वायर आपको दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है उसको आप कनेक्ट करते हो। यह आपका सेंट्रल पॉइंट होता है, यहां से आप एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हो जिसका दूसरा एंड एक मूविंग की, दैट इज कॉल्ड जॉकी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड जॉकी। जॉकी क्या होते थे, मतलब वो पोलो खेलते ना, उसमें जो घोड़े पे सवारी करते हैं उनको शायद जॉकी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो वहीं से शायद ये नाम लिया गया है, तो इसको जॉकी बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस जॉकी की मदद से आप वायर को दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। तो आपको अलग अलग पॉइंट्स पे टच करके ये देखना है पूरे के पूरे मीटर ब्रिज में इधर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, इधर अननोन वायर लगा दिया, है ना, सब कुछ प्रॉपर्ली, इधर एक बैटरी लगा दी है ना, एक की लगा दी, ठीक है ना, ताकि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो सके, है ना। तो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है, तो देखो बन तो रहा है, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस वायर का पहला वाला सेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, एक रेजिस्टेंस वायर का दूसरा वाला सेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, और इन दोनों सेक्शंस को कौन सेपरेट कर रहे हैं, जॉकी, और बीच वाली ब्रांच के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, राइट। सो आपको वो पॉइंट ढूंढना है वायर के ऊपर जो कि जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट पे, यानी कि आप समझ जाओगे कि यार हमने ये मीटर ब्रिज से जो व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया है वो बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि फॉर दैट पर्टिकुलर लेंथ इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस इन दोनों का रेशियो, और इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉर बैलेंस्ड कंडीशन जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो। सपोज करो हमें कहां पर मिलती है, ये L1 लेंथ पर मिलती है ये कंडीशन, तो उसके लिए रेजिस्टेंसेस का रेशियो, तो पहला रेजिस्टेंस है R जो कि हमें पता है, दूसरा रेजिस्टेंस L1 लेंथ का वायर है, तो मान लो वायर की रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ हो जाएगी L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A। दूसरी तरफ अननोन रेजिस्टेंस है X, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी रो, लेंथ अलग हो गई, अब की बार कितनी हो गई 100 माइनस L1। नॉर्मली 1 मीटर का होता है ना, तो 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं तो हमें यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 टाइम्स R। तो एक्सपेरिमेंटली आप L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और जैसे ही आप एक्सपेरिमेंटली L1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपको उस वायर का रेजिस्टेंस पता पड़ जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से क्या रेजिस्टेंस निकाला था। तो आपको R पता होता है, L1 आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो, एंड यूजिंग दीज टू वैल्यूज यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X। अब बताओ क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज की तो एप्लीकेशन है, क्यों घबरा जाते हो इतना इन टॉपिक्स को लेके, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला तो वायर जो है मीटर ब्रिज का, इट इज मेड ऑफ मैग्नीन, वाई, बिकॉज इट हैज लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेकंड, वायर शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ टू सेक्शंस आर ओनली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ताकि एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाए। अभी हमने काटा था ना, अगर मान लो एरिया अलग अलग होता तो फिर हम कैंसिल आउट नहीं कर पाते, फिर हमें लेंथ के साथ साथ एरिया भी मेजर करना पड़ता, कौन ले इतनी माथा बच्ची। तो हम एरिया सेम रखते हैं ताकि केवल और केवल रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल हो। कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज करी जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड एक और प्रैक्टिकल जो पर्पस के लिए आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर मान लो आपको मिनिमम परसेंटेज एरर चाहिए,
आपके रेजिस्टेंस के अंदर, जो कि आपने इतनी मेहनत से कैलकुलेट किया है। तो आप ट्राई करो कि आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट के आसपास मिले, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो रेजिस्टेंसेज यूज़ किए हैं वो सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हों। ऐसा नहीं है कि एक रेजिस्टेंस बहुत कम है और दूसरा तुम उससे 1000 गुना यूज़ कर रहे हो। आइडियली मीटर ब्रिज वर्क करेगा, बट आपकी जो लेंथ है वो बिल्कुल स्केल के एक कॉर्नर के आसपास आएगी, आप उसको मेजर भी नहीं कर पाओगे, एंड विद ग्रेटर सेंसिटिव तो बिल्कुल भी मेजर नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं करते, हम मिडिल के अंदर रखने की कोशिश करते हैं बैलेंस पॉइंट को, और ऐसा तभी होगा जब हमारा नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का हो, लगभग सेम वैल्यू का हो, ठीक है, तो मजा ही आ जाएगा। तो ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर एक्स। हमें दे रखा है, मीटर ब्रिज दे रखा है, ठीक है ना। अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी इज 0.02 ओम पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। सेकेंड क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन टिकाते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, रेशियो जो होगा बैलेंस कंडीशन में सेम होगा। तो एक तरफ है x, एक तरफ है 60 सेंटीमीटर। अब हमें रेजिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है और रो एल अपॉन ए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है रो और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस 2 ओम, है ना, और उसके नीचे लेंथ है कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो हमारा जो x होगा वो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम। तो ये 20 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया 3 ओम। तो x की वैल्यू तो 3 ओम हो जाएगी, ये हमें पता पड़ गया। अब जो हमारा 60 सेंटीमीटर का वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और वो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो 60 सेंटीमीटर वाला जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। अच्छा, हमें अलग अलग भी निकालने की जरूरत नहीं है बाय द वे। हमें पता है कि ओवरऑल हमारा जो नेटवर्क बनेगा वो कैसा बनेगा, बीच वाली ब्रांच के अंदर तो करंट फ्लो हो नहीं रहा, तो उसको तो आप गायब कर सकते हो। तो हमारा कुछ ऐसा सर्किट बनेगा, ये हो जाएगा x जिसकी वैल्यू 3 ओम है, ये हो जाएगा r जिसकी वैल्यू 2 ओम है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर वाला वायर, है ना, और ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर वाला वायर। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और सीरीज में क्योंकि रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं तो हम ओवरऑल 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R 60 सेंटीमीटर प्लस R 40 सेंटीमीटर इज नथिंग बट R 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0.02 ओम पर सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें कितने का फाइंड आउट करना है, 100 का। 0.02 को आप 2 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। और ऊपर इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, x प्लस आर दैट इज 5 ओम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका ये x प्लस आर इज इक्वल टू 5 ओम रह जाएगा, और इधर आपका रह जाएगा R 100 दैट इज 2 ओम, और ये दोनों एक दूसरे के होंगे किसमें, पैरेलल में। तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 7। इतना हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा। अब जैसे ही हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस पता पड़ गया तो हमारी जो करंट हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल वोल्टेज दैट इज 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.8 एम्पियर। सो दिस सेकंड क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। देखो, बैलेंस करना तो सबको आता है, लेकिन इसके आगे बहुत कम बच्चे दिमाग लगा पाएंगे। आपको लगाना है, मिरेकल सीरीज वालों को लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि हमने धीरे धीरे आराम आराम से हर चीज को कनेक्ट करते हुए सीखा, और हमें पता है कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। What is the value of R if galvanometer shows 0 deflection? है ना, हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो
तो ऑब्वियसली बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। इसका मतलब 100 का जो रेशियो है वो आपको लेना है किससे, 200 से। अब यहां पर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R इंटू 100 डिवाइडेड बाय R प्लस 100 एंड डिवाइडेड बाय इसके नीचे कितना रेजिस्टेंस है, 40 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू R इंटू 100 डिवाइडेड बाय R प्लस 100। अब सॉल्व ही तो करना है, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया है ना, ये 40 से 200 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 गया, 4 से 20 चला जाएगा 5 टाइम्स, तो 1/5 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R प्लस 100 बचेगा। तो R प्लस 100 जो होगा वो हो जाएगा आपका 5R, R को उधर ले जाओगे तो 100 इज इक्वल टू 4R हो जाएगा। तो R की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25 ओम। 25 ओम होगी हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू। कंसीडर अ पार्ट ऑफ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर व्हेन रेजिस्टेंसेज इन 2 गैप्स आर R1 एंड R2। डायग्राम में भी दिख रहे होंगे आपको, ये R1 है, ये R2 है। देन बैलेंसिंग लेंस आर 30 सेंटीमीटर है ना, यहां से ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ 10 ओम रेजिस्टेंसेज आर एडेड इन बोथ द गैप्स, देन बैलेंसिंग लेंथ बिकम 40 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट R1 एंड R2। तो जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा कर दो। तो सबसे पहले तो हमें कहा गया है कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, मतलब R1 डिवाइडेड बाय 30 किसके इक्वल है, R2 डिवाइडेड बाय 70 के इक्वल है। पहले तो हमें ये कहा गया है कि व्हेन रेजिस्टेंसेज इन 2 गैप्स आर R1 एंड R2 देन बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द एंड A इज 30 सेंटीमीटर, तो दूसरे एंड से 70 हो जाएगी। तो हमें डायरेक्टली पता पड़ जाएगा कि हमारा जो रेशियो ऑफ R1 एंड R2 है वो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर रेशियो पूछा जाता तो आगे की इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। बट सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ R2 एंड R1। अब वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकंड इंफॉर्मेशन काम में आएगी। हमें कहा गया है कि 10 ओम रेजिस्टेंस आर एडेड इन बोथ दी गैप्स, यानी कि R1 की जगह हो गया R1 प्लस 10 और R2 की जगह हो गया R2 प्लस 10, तो बैलेंसिंग लेंथ हो गई 40, तो ऑब्वियसली ये रह जाएगी 60। तो यहां से हमें एक और इक्वेशन मिलेगी। कौन सी इक्वेशन मिलेगी, तो 20 से 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, तो 3 टाइम्स R1 प्लस 30 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2 प्लस 20। हमें पता है कि आपका जो R1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स R2 के इक्वल होना चाहिए। तो हम रख देते हैं R1 की जगह, तो 3 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स R2, 30 को उधर ले जाएंगे या 20 को इधर ले आओ तो बचेगा प्लस का 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2 है ना। तो ये बच जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 7 R2, उसको उधर भेजते हैं, तो ट्वाइस ऑफ R2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7 R2 इज इक्वल टू 10। तो 7 इंटू 2 14 माइनस 9 करोगे तो बचेगा 5 R2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 10। 5 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और R2 की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 2 दैट इज 14 ओम। और जैसे आपके पास में R2 की वैल्यू आ गई तो आपका R1 जो होगा वो भी मिल जाएगा, इट इज 3/7 ऑफ R2। तो R2 कितना है आपका 14 ओम है, तो 7 से 14 चला गया, ये आ जाएगा 6 ओम। दोनों का रेशियो चेक कर लो, 3/7 के इक्वल है। तो हमें R1 की वैल्यू पता पड़ गई 6 ओम और R2 की वैल्यू पता पड़ गई 14 ओम। ये भी हमारा काम हो गया। नाउ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन R1 so that the balancing point is at the mid point of the wire। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। तो मान लो हमने x रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर चली गई, 50 सेंटीमीटर पर चली गई है ना। और अब तो हमारे पास में R2 की वैल्यू भी है, तो R2 डिवाइडेड बाय 50, तो ऑब्वियसली 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा या दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आएगी आपकी R2 माइनस R1। तो R2 है हमारा 14 और R1 है हमारा 6।
तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 माइनस 6 दैट इज 8 ओम। तो ये हमारे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमें ऐड करना है ताकि हमारा बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ चला जाए, मिडिल में चला जाए। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं यार, बस केवल और केवल घुमाया जाता है आपको, घूम लोगे साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना। कंसीडर सर्किट डायग्राम of meter bridge as shown in figure. The null point is found at a distance of 40 सेंटीमीटर from A, है ना। सो ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑब्वियसली जो बच गई वो कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, है ना, द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 64 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमारा केस 1 ले लेते हैं हम, केस 1 ले लेते हैं हम, है ना। हमें ना तो R की वैल्यू पता है ना S की वैल्यू पता है, तो R डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 60 होगा, बस हमें ये पता है। मतलब R की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स S। ये हमें फर्स्ट केस से पता चल गया। सेकेंड केस में क्या हुआ, नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 64 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गया, R तो R ही रहा, नल पॉइंट चला गया 64 पर, और S की जगह S और 12 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब 12 टाइम्स S डिवाइडेड बाय 12 प्लस S, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 64 करोगे तो 36 बच जाएगा आपका, है ना, 36 बच जाएगा। चलो तो यहां से R की वैल्यू हम रख सकते हैं, कितनी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 64 टाइम्स R की जगह अपन लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स S एंड 12 टाइम्स S डिवाइडेड बाय 12 प्लस S। तो S से S कैंसिल आउट हो गया, ये 12 से 3 बार 36 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 32 बार ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 32 बचा इधर तो, और इधर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस S। तो 12 प्लस S की वैल्यू आ जाएगी 32, तो S की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 करोगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका 20 ओम। और एक बार अगर आपके पास में S आ गया तो R की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3 टाइम्स S, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 3 ओम। तो ये आपके S की और R की वैल्यू हो जाएगी, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो क्वेश्चन में नया कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी उसको फॉलो किया, सिंपल सा प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का, उसको लगाया और हमारा आंसर तैयार है। ठीक है, तो यार बात केवल और केवल व्हीट स्टोन ब्रिज की हो, मीटर ब्रिज की हो, KVL KCL की हो, तो आज का जो लेक्चर है ना वो अपने आप में मोर देन इनफ है, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो अगर आप पहली बार भी मिरेकल सीरीज का वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मिरेकल सीरीज का मिरेकल पता चल चुका होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार हमें सारे के सारे वीडियोस भी देखने चाहिए, तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ आपको मिरेकल सीरीज के वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखेंगे, उतना ज़्यादा डिस्कवर हो पाएंगे ये वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, और जितने ज़्यादा डिस्कवर हो पाएंगे यूट्यूब के ऊपर उतना ज़्यादा ये उन लोगों तक पहुँचेंगे जिन लोगों तक मैं इन्हें पहुँचाना चाहता हूँ, वो लोग जिनके पास में पढ़ने का जज्बा है बट पढ़ने का साधन नहीं है। तो आपको और मुझे, हम सबको मिलकर मदद करनी है उन लोगों तक एजुकेशन पहुँचाने की। मैं मिलता हूँ आपसे मिरेकल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।